नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। करंट अफेयर्स की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत जनवरी 2023 माह के करंट को कवर किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज की क्लास में सूचकांक एवं रिपोर्ट के साथ-साथ चर्चित व्यक्तित्व और निधन को भी कवर किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सूचकांक एवं रिपोर्ट से। आज की जो सबसे पहली रिपोर्ट है, वो है जवाबदेही रिपोर्ट। याद रखिएगा, सतर्क नागरिक संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसएनएस के नाम से जानते हैं, इसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2021-22 के तहत एक रिपोर्ट जारी की है, जिसका नाम है जवाबदेही रिपोर्ट। इस जवाबदेही रिपोर्ट के अनुसार आरटीआई की जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु है। इसका निपटान दर मात्र 14% है। यदि हम इसी कैटेगरी में दूसरे स्थान की बात कर लें, अर्थात आरटीआई के जवाब में दूसरा सबसे खराब स्थिति वाला राज्य, तो आपका जवाब होगा महाराष्ट्र। इसकी निपटान दर 23% है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि दायर आरटीआई आवेदन के जवाब में केवल 10 सूचना आयुक्त ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जानकारी प्रदान की है। अगर हम इनके राज्य को देखें तो इसमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा और झारखंड है। यदि हम पूर्वोत्तर राज्य को देखें तो इसमें सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा इसमें शामिल है। क्लियर है? यदि हम बिहार की स्थिति को देखें तो बिहार की स्थिति पिछले बार काफी खराब थी। इस बार उसके प्रदर्शन में सुधार हुआ है और बिहार का जो निपटान दर है वो है 67%। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने अपने यहां प्राप्त अपीलों और शिकायतों में से 40% को वापस कर दिया है। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि 18 सूचना आयुक्तों में से 11 ने बिना कोई आदेश पारित किए अपील या शिकायत को वापस कर दी थी। क्लियर है? अगला देखिए, अगली रिपोर्ट है निक्केई एशिया रिपोर्ट। याद रखिएगा, निक्केई एशिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले वर्ष गाड़ियों की बिक्री में जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व में तीसरा स्थान हासिल किया है। इसका मतलब यह हो गया कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। किस रिपोर्ट के अनुसार? निक्केई एशिया रिपोर्ट के अनुसार। इस रिपोर्ट में सबसे शीर्ष स्थान चीन को दिया गया है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। याद रखिएगा, चीन ने 2022 में सबसे ज्यादा गाड़ियों की बिक्री की है। उसने 26.27 मिलियन वाहनों की बिक्री की है। वहीं दूसरे नंबर पे जो अमेरिका है, इसने 15.4 मिलियन वाहनों की बिक्री की है। यदि हम भारत की बात कर लें, भारत ने जो तीसरा स्थान प्राप्त किया है, तो भारत में नए वाहनों की जो कुल बिक्री है वो है 4.25 मिलियन यूनिट। याद रखिएगा, जापान चौथे स्थान पर है और इसकी जो गाड़ियों की बिक्री की संख्या है वो है 4.2 मिलियन यूनिट। क्लियर? तो भारत के संदर्भ में ये आप जरूर याद रखेंगे और चीन का याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला है सीरियम की सूची। याद रखिएगा, वर्ष 2022 के लिए दुनिया के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले हवाई अड्डों की एक सूची आई है, जिसको आप सीरियम की सूची के नाम से जान रहे हैं। याद रखिएगा, इस सूची के अनुसार बेंगलुरु का जो केम्पेगोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसी के साथ साथ दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये 2 हवाई अड्डे ऐसे हैं जो टॉप 10 की लिस्ट में हैं। यदि हम पर्टिकुलर इनके स्थान की बात कर लें तो बेंगलुरु का केम्पेगोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दूसरे स्थान पर है और दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अर्थात IGI ये 7वें स्थान पर है। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि डेल्टा एयरलाइंस ने विश्वव्यापी परिचालन उत्कृष्टता के लिए सीरियम प्लेटिनम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो याद रखेंगे, सीरियम प्लेटिनम पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? डेल्टा एयरलाइंस ने। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि दुनिया की शीर्ष कम लागत वाली एयरलाइंस कौन सी है? तो जापान की स्टार फ्लायर है। यहां पर अगर हम टॉप 3 प्रदर्शन करने वाले वैश्विक हवाई अड्डों की बात कर लें तो इसमें नंबर 1 पर कौन सा हवाई अड्डा है? याद रखिएगा, इसमें पहले नंबर पे हनेडा एयरपोर्ट है जो कि टोक्यो जापान में है। दूसरे नंबर पे अभी आपने जाना था केम्पेगोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु भारत में है और साल्ट लेक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि यूटा USA में है, इसका तीसरा स्थान है। और याद रखेंगे, दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वो 7वें स्थान पर है। अगली रिपोर्ट देखिए, कालाजार रिपोर्ट है। याद रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा देश में कालाजार को लेकर एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि 2007 से अगर वर्तमान समय में देखें तो कालाजार के मामले में 98.7% की गिरावट आई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 2022 में जो कालाजार से ग्रसित लोगों की संख्या है अब वो मात्र 834 रह गई है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि भारत ने 2023 तक कालाजार से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। याद रखिएगा, आंत का लीशमैनियासिस जिसे कालाजार के रूप में भी जाना जाता है, इसके प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं? बुखार, वजन में कमी आना, प्लीहा और यकृत में सूजन। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यदि हम वैश्विक पटल पर देखें तो कालाजार के मामले में विश्व में 90% जो मामले हैं वो इन 8 देशों में हैं। ये 2021 की रिपोर्ट के अनुसार है। अब ये 8 देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, इरिट्रिया, इथियोपिया, भारत, केन्या, सोमालिया, दक्षिणी सूडान और सूडान। जो विश्व में कुल मामले हैं उसमें भारत के मामलों का कितना प्रतिशत योगदान है? तो याद रखिएगा, आपका जवाब होगा 11.5%।
याद रखिएगा कालाजार 4 राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 54 जिलों के 633 ब्लॉकों में फैला था और इन्हीं 4 राज्यों में स्वास्थ्य मंत्री ने एक विशेष उच्च स्तरीय बैठक भी की है। तो याद रखेंगे इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। यदि हम वर्तमान की बात कर लें तो वर्तमान में 90% से अधिक मामले जो है वो इन 2 राज्यों में, कहां-कहां, बिहार और झारखंड में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश 2019 में और पश्चिम बंगाल 2017 में ब्लॉक स्तर पर अपने उन्मूलन लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। क्लियर है? अगली रिपोर्ट है, अगला सूचकांक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। याद रखिएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में विश्व के देशों के पासपोर्ट की ताकत दिखाई गई है और इसमें कुल 199 पासपोर्ट शामिल हैं। याद रखिएगा अगर हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की पिछले वर्ष रैंकिंग 87 थी और इस वर्ष रैंकिंग में सुधार हुआ है और भारत की रैंकिंग 85वीं हो गई है। क्लियर है? यानी 85वें स्थान पर है। तो याद रखेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 85। याद रखिएगा भारत पासपोर्ट जो है वो 59 कंट्रीज में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की यात्रा कर सकते हैं आप। यहाँ पर अगर हम इस चार्ट के माध्यम से देखें कि विश्व के शीर्ष सबसे मजबूत पासपोर्ट कहाँ के हैं, तो याद रखिएगा इस श्रेणी में नंबर 1 स्थिति पर जापान है। जापान का सबसे मजबूत पासपोर्ट है और वो 193 जगहों पर वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल से यात्रा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे सिंगापुर है और सिंगापुर के साथ साथ दक्षिण कोरिया भी है। ये 192 जगह पर वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल से यात्रा कर सकते हैं। तीसरे स्थान पर जर्मनी और स्पेन है। ये 190 जगहों पर वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की यात्रा कर सकते हैं। यदि हम विश्व के सबसे कमजोर पासपोर्ट की बात करें तो उसका नाम है अफगानिस्तान। ये मात्र 27 जगह पर है। इसके बाद 108वें स्थान पर इराक है और 107वें स्थान पर सीरिया है। क्लियर है? अगला देखिए, अगली रिपोर्ट है ऑक्सफैम रिपोर्ट। याद रखिएगा ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर 1% भारतीयों के पास नीचे के 50% लोगों की तुलना में 13 गुना ज्यादा संपत्ति है। क्लियर है? यानी निचले जो 50% लोग हैं उनके पास जितनी संपत्ति है उससे 13 गुना ज्यादा संपत्ति सबसे अमीर मात्र 1% भारतीय के पास है। याद रखिएगा शीर्ष 5% के पास, जो शीर्ष 5% है उनके पास कुल संपत्ति का 61.7% है, जो कि निचले आधे लोगों के स्वामित्व वाले 3% से लगभग 20 गुना ज्यादा है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया सप्लीमेंट के अनुसार धन की असमानता शीर्ष पर सघन हो जाती है। क्लियर है? याद रखिएगा शीर्ष के 10% धनी भारतीयों की आधे से अधिक संपत्ति शीर्ष 1% के पास है। क्लियर है? और यदि हम भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की बात करें तो इनकी संयुक्त संपत्ति 2022 में 54.12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। क्लियर है? तो ये डेटा याद रखेंगे, ये ऑक्सफैम इंडिया के अनुसार दिया गया डेटा है। अगली सूची है वैश्विक आईटी ब्रांड सूची 2023। याद रखिएगा यूके स्थित कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस के द्वारा 2023 की आईटी सर्विसेज 25 की सूची में दूसरे स्थान पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है और तीसरे स्थान पर इन्फोसिस आ गई है। क्लियर है? तो याद रखेंगे आईटी सर्विसेज 25 में टाटा कंसल्टेंसी दूसरे नंबर पर और इन्फोसिस किस पर है? तीसरे नंबर पर आ गई है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यदि हम टीसीएस की बात करें, टीसीएस का मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो 2% बढ़कर 17.2 अरब डॉलर हो गई है। और यदि हम इन्फोसिस की बात करें तो इसकी ब्रांड मूल्य 2% बढ़कर 13 बिलियन डॉलर हो गई है। क्लियर है? याद रखिएगा इन्फोसिस अब विश्व के शीर्ष 150 सबसे मूल्यवान ब्रांडों में प्रवेश कर गया है। यहां पर चार्ट के माध्यम से यदि हम शीर्ष 3 सबसे मूल्यवान ब्रांड की बात कर लें तो इसमें नंबर 1 पे अमेजन कंपनी है। इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो है 299.3 बिलियन डॉलर। दूसरे नंबर पर एप्पल है और तीसरे नंबर पर गूगल है। क्लियर है? तो याद रखेंगे। और आईटी सर्विसेज में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दूसरे और इन्फोसिस तीसरे स्थान पर है, ये भी याद रखेंगे। अगली रिपोर्ट है 17वीं ASER 2022 रिपोर्ट। याद रखिएगा एनजीओ प्रथम के द्वारा 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट जारी की गई है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप ASER 2022 रिपोर्ट कहते हैं। याद रखिएगा इस रिपोर्ट में शिक्षा पर महामारी के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। आइए इस रिपोर्ट के अनुसार जो प्रमुख बिंदु हैं उसको देखते हैं। याद रखिएगा ASER 2022 के अनुसार देश में जो सरकारी स्कूल हैं उसमें बच्चों के नामांकन में वृद्धि देखी गई है। क्लियर है? याद रखिएगा भारत में कक्षा 3 और कक्षा 5 में छोटे बच्चों की जो बुनियादी शिक्षा है और जो अंक गणितीय कौशल है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। क्लियर है? याद रखिएगा ASER 2022 के अनुसार भारत में 11 से 14 वर्ष की आयु की स्कूल न जाने वाली लड़कियों का अनुपात 2018 के 4.1% से 2022 में अब ये सबसे निचले स्तर 2% पर आ गया है। क्लियर है? तो ये रिपोर्ट भी ध्यान में रखेंगे। यहां पर याद रखिएगा 3 राज्य ऐसे हैं,
उसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, जहां पर 10% से अधिक लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं, यानी स्कूल से बाहर है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखेंगे कि देश के ग्रामीण स्कूलों में कक्षा 3 की छात्राओं की पढ़ने की क्षमता में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। क्यों? क्योंकि कक्षा 3 से के केवल 20.5% छात्र कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पढ़ पाने में सक्षम है। क्लियर है? यानी इतनी खराब स्थिति है ग्रामीण स्कूलों की। अगला देखिए, याद रखिएगा शिक्षा की जो वार्षिक स्थिति रिपोर्ट है अर्थात ASER, वो भारत के सभी जिलों के ग्रामीण इलाकों में 2005 से प्रत्येक वर्ष ये जारी की जा रही है। ये एक वार्षिक रिपोर्ट है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये समझना कि ग्रामीण भारत में बच्चे स्कूल में नामांकित हैं या नहीं, और वो नामांकित हैं तो वो क्या सीख रहे हैं। क्लियर है? याद रखिएगा इस सर्वेक्षण में 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के नामांकन की स्थिति और 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर बुनियादी शिक्षा और अंक गणितीय स्तर के प्रतिनिधि अनुमान को उपलब्ध कराया जाता है। क्लियर है? यहाँ पर याद रखिएगा इस बार जो नया अध्ययन हुआ है उसमें कुल 19,060 गांवों को कवर किया गया है। यदि हम प्रथम एनजीओ की बात कर लें तो याद रखिएगा प्रथम एनजीओ की स्थापना 1995 में फरीदा लांबे और माधव चौहान के द्वारा किया गया था। ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। और उस समय 1995 में इस प्रथम एनजीओ की स्थापना का जो उद्देश्य था वो मुंबई की मलिन बस्तियों में बच्चों को शिक्षा प्रदान करना था। क्लियर है? याद रखिएगा प्रथम एनजीओ को भारत में शिक्षा के दायरे की विस्तार करने के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? अगली रिपोर्ट है ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023। याद रखिएगा डिफेंस स्टैटिक्स वेबसाइट ने ग्लोबल फायर पावर अर्थात GFP के द्वारा सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट जारी की है और ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति विश्व स्तर पर चौथी रैंक पर है। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। याद रखिएगा ये जो GFP 2023 रिपोर्ट आई है इसमें कुल 145 विश्व शक्तियों को शामिल किया गया और भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है? चौथी है। यदि हम ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे शक्तिशाली देश की बात करें तो उसका नाम क्या है? अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर इसमें रूस है, तीसरे स्थान पर इसमें चीन है और भारत का स्थान इसमें चौथा है। और याद रखिएगा पांचवें स्थान पर इसमें यूनाइटेड किंगडम है अर्थात यूके है। ये क्रम आप जरूर याद रखेंगे। अगला है अखिल भारतीय सर्वेक्षण। याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण अर्थात AISHE 2020-21 रिपोर्ट जारी की है। सर्वाधिक नामांकित छात्रों की संख्या के मामले में अगर बात की जाए तो इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है। यह बहुत अच्छी खबर है। याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2011 में उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण आयोजित किया जा रहा है, यानी ये जो रिपोर्ट आ रही है ये 2011 से जारी की जा रही है। यदि हम इस बार की रिपोर्ट को देखें तो इसमें विश्वविद्यालय की सबसे अधिक संख्या के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है, यहाँ पर 92 विश्वविद्यालय हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, 84 है यहाँ संख्या। और इसमें तीसरे स्थान पर गुजरात है, यहाँ संख्या है विश्वविद्यालयों की 83। याद रखिएगा अगर हम यही बात कॉलेज के संदर्भ में देखें तो कॉलेज की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात ये शीर्ष राज्य हैं। क्लियर है? याद रखिएगा उच्च शिक्षा में यदि हम कुल नामांकन देखें तो 2019-20 में 3.85 करोड़ था, अब ये बढ़कर 2020-21 में 4.14 करोड़ हो गया है। क्लियर है? याद रखिएगा 2014-15 के बाद से नामांकन में 21% में लगभग 72 लाख की वृद्धि हुई है। क्लियर है? यानी याद रखेंगे 2014-15 के बाद से नामांकन में 21% की वृद्धि हुई है। यदि हम इसको संख्या में देखें तो ये लगभग 72 लाख के बराबर होता है। यदि हम बात कर लें स्नातक में जो विषयों के नामांकन की बात है तो उसमें सबसे ज्यादा नामांकन कला विषय में हुए हैं, इसके बाद विज्ञान विषय में, तीसरे स्थान पर वाणिज्य विषय में और चौथे स्थान पर नामांकन इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी विषय में हुए हैं। क्लियर है? इस प्रकार यहाँ पर सूचकांक और रिपोर्ट से संबंधित जो भी करंट थे वो कवर हो गए। आगे हम अगले टॉपिक पर चल रहे हैं। अगला टॉपिक है चर्चित व्यक्तित्व और इसमें जो सबसे पहला नाम है वो है डॉक्टर महिमा स्वामी का। याद रखिएगा ये जो डॉक्टर महिमा स्वामी है ये भारतीय वैज्ञानिक है और इन्हें प्रतिष्ठित यूरोपीय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में EMBO के नाम से जानते हैं, इसके यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया है डॉक्टर महिमा स्वामी को। याद रखिएगा उन्हें यूरोप में जीव विज्ञान में शीर्ष प्रतिभा के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ पर अगर हम डॉक्टर महिमा स्वामी के बैकग्राउंड की बात कर लें, याद रखिएगा डॉक्टर महिमा स्वामी बेंगलुरु से हैं और स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में वो सम्मानित विशेषज्ञों में से एक हैं। याद रखिएगा शोध समूह की वो प्रमुख है यहाँ पर और आत्म प्रतिरक्षा प्रक्रियाओं की जांच करती हैं। अगला नाम है कैप्टन शिवा चौहान। याद रखिएगा भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार एक महिला अधिकारी को विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया है। क्लियर है? याद रखिएगा
फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की ये कैप्टन शिवा चौहान है, जिनको विश्व की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये 3 जनवरी 2023 से 3 महीने के कार्यकाल के लिए यहां पर तैनात रहेंगी। याद रखिएगा, काराकोरम रेंज में 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर विश्व के सबसे ऊंचे मिलिट्री युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, और यह भी बात याद रखिएगा कि इस क्षेत्र में तैनात की जाने वाली पहली महिला कैप्टन शिवा चौहान राजस्थान की रहने वाली है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला नाम है बेलिंडा क्लार्क का। याद रखिएगा, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, यानी जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SCG, इसके परिसर में ऑस्ट्रेलिया की एक महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है और दिग्गज बल्लेबाज है। उनका नाम क्या है? बेलिंडा क्लार्क। उन्होंने अपनी कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है। क्लियर है? और बेलिंडा पहली ऐसी महिला क्रिकेटर है जिनकी प्रतिमा है। कहां पर है? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। याद रखिएगा, इसकी घोषणा 2021 में हुई थी। और अगर हम बेलिंडा की बात कर लें तो बेलिंडा एक विश्व कप विजेता कप्तान है और उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 1997 और 2005 में 2 बार विश्व कप जीता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला नाम है जयदेव उनादकट। याद रखिएगा, ये जो जयदेव उनादकट हैं, ये सौराष्ट्र की टीम के कप्तान हैं और रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में पहले ओवर में हैट्रिक लेकर इन्होंने इतिहास रच दिया। यानी इन्होंने अपने पहले ही ओवर में 3 विकेट ले लिए। किसकी बात हो रही है? जयदेव उनादकट की, जो कि सौराष्ट्र टीम के कप्तान है। याद रखिएगा, उन्होंने 21 साल की उम्र में 2010 में टेस्ट डेब्यू किया था। याद रखिएगा, रणजी ट्रॉफी मुकाबले में पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले जयदेव उनादकट पहले गेंदबाज बन गए। क्लियर है? अगला देखिए, अगला नाम है कैप्टन सुरभि जखमोला का। याद रखिएगा, भारतीय सेना के 117 इंजीनियर रेजिमेंट की अधिकारी हैं कैप्टन सुरभि जखमोला। और याद रखिएगा, BRO के विदेशी प्रोजेक्ट पर तैनात होने वाली ये पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। क्या नाम है? सुरभि जखमोला। याद रखिएगा, BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसने उत्तराखंड की सुरभि को भूटान में प्रोजेक्ट दंतक के लिए तैनात किया है। क्लियर है? तो ये प्रोजेक्ट दंतक कहां चल रहा है? भूटान में। और वहां पर पहली महिला अधिकारी हैं जिनको वहां पर विदेशी प्रोजेक्ट के लिए इनको भेजा गया है। नाम है सुरभि जखमोला। अगला नाम है शुभमन गिल। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ ये भारतीय युवा बल्लेबाज हैं जिनका नाम है शुभमन गिल। इन्होंने वनडे क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक लगाया है। इसके साथ ही साथ शुभमन गिल के पास एक और रिकॉर्ड हो गया है कि उन्होंने ये जो दोहरा शतक लगाया है, ये 23 वर्ष और 132 दिन की उम्र में, और इस प्रकार वो दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। इसके पहले ईशान किशन के पास ये रिकॉर्ड था। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 210 रन बनाए थे और उस समय उनकी उम्र 24 वर्ष 145 दिन थी। लेकिन उससे कम समय में ही 23 वर्ष 132 दिन में ही शुभमन गिल ने दोहरा शतक लगा दिया और ईशान किशन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो दोहरा शतक लगाया गया है, ये 145 गेंदों में लगाया गया है। शुभमन गिल से पहले रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, ईशान किशन ने भारत के लिए वनडे में दोहरा शतक लगाया है। क्लियर? इन सभी नामों को आप याद रखेंगे। और शुभमन गिल वनडे में 200 रन बनाने वाले 5वें भारतीय हो गए हैं और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। अगला नाम है जैसिंडा अर्डर्न। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। याद रखिएगा, जैसिंडा ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के तौर पर 26 अक्टूबर 2017 को शपथ ली थी। और याद रखिएगा, 37 वर्ष की उम्र में जैसिंडा विश्व की सबसे कम उम्र की महिला प्रमुख बनी थी। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि 1990 में पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो के बाद पद पर रहते हुए मां बनने वाली ये जैसिंडा अर्डर्न दूसरी प्रधानमंत्री हो गई हैं। यहां पर याद रखिएगा, इनके इस्तीफे के बाद न्यूजीलैंड में लेबर पार्टी ने क्रिस हिपकिंस को पार्टी का नया नेता और देश का प्रधानमंत्री घोषित किया है। और ये जो क्रिस हिपकिंस हैं, इन्होंने 25 जनवरी को प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ग्रहण की है न्यूजीलैंड के। अगला नाम है मिशेल योह का। याद रखिएगा, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस की अभिनेत्री मिशेल योह, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना पहला ऑस्कर नामांकन प्राप्त किया है। और याद रखिएगा, यह उपलब्धि हासिल करने वाली वो एशियाई मूल की पहली अभिनेत्री बन गई है। क्या नाम है? मिशेल योह। याद रखिएगा, जो 95वां अकादमी पुरस्कार है, इसका प्रसारण 12 मार्च 2023 को होगा। अगला नाम है निखत जरीन। याद रखिएगा, हैदराबाद स्थित नवरत्न कंपनी जो है, जिसका नाम क्या है? NMDC लिमिटेड, इसने विश्व चैंपियन मुक्केबाज जिनका नाम है निखत जरीन, इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो याद रखेंगे, यह पर ये जो NMDC कंपनी है, ये एक नवरत्न कंपनी है हैदराबाद में। इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है निखत जरीन को। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है निधन। याद रखिएगा, निधन में जो सबसे पहला नाम है वो है पेले का। याद रखिएगा, 29 दिसंबर 2022 को ब्राजील के फुटबॉलर
पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। याद रखिएगा, फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में शामिल पेले ने 21 वर्ष के कैरियर में कुल 1363 मैच में 1281 गोल करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। याद रखिएगा, इन्होंने 3 बार फीफा विश्व कप जिताया है। कब कब? 1958 में, 1962 में और 1970 में। याद रखिएगा, पेले को 2000 में फीफा के प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का भी खिताब मिल चुका है। यदि हम पेले के वास्तविक नाम की बात करें, याद रखिएगा, पेले का वास्तविक नाम एडसन एरेंटेस डो नासिमेंटो था। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, पेले को ब्लैक पर्ल, किंग ऑफ फुटबॉल, किंग पेले जैसे दूसरे नामों से भी जाना जाता था और इनका जन्म 1940 में ब्राजील में हुआ था। याद रखिएगा, पेले का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच था वो 7 जुलाई 1957 को माराकाना में अर्जेंटीना के खिलाफ हुआ था। अगला नाम है केसरीनाथ त्रिपाठी। याद रखिएगा, 8 जनवरी 2023 को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उनका निवास है। याद रखिएगा, केसरीनाथ त्रिपाठी का जन्म 10 नवंबर 1934 को हुआ था और वो 3 बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला नाम है रहमान राही का। याद रखिएगा, रहमान राही प्रसिद्ध कवि और प्रोफेसर थे और इनका 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। याद रखिएगा, रहमान राही का जन्म 6 मई 1925 को श्रीनगर में हुआ था। 1961 में उनके महाकाव्य संग्रह नवरोज ए सबा के लिए उन्हें भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, सन 2000 में देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी रहमान राही को सम्मानित किया गया था। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि उनका जो संग्रह था सियाद रूह जेरेन मंज, इसके लिए 2007 में उन्हें देश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। क्लियर है? अगला नाम है डॉक्टर टेहमटन ई उदवाडिया। याद रखिएगा, इन्हें पद्म पुरस्कार भी मिल चुका है। ये भारतीय सर्जन थे, साथ ही साथ गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट भी थे डॉक्टर टेहमटन। याद रखिएगा, भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जन के जनक माने जाते हैं डॉक्टर टेहमटन। इनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो याद रखेंगे, भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक कौन थे? डॉक्टर टेहमटन ई उदवाडिया। याद रखिएगा, इनका जन्म 1934 में ब्रिटिश भारत में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था, जो कि अब मुंबई है और महाराष्ट्र राज्य में है। याद रखिएगा, 1972 में सर्जरी में लेप्रोस्कोपी शुरू करने वाले भारत के पहले सर्जन थे। क्लियर है? और 1990 में विकासशील देशों में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने वाले ये पहले सर्जन थे। याद रखिएगा, उन्हें चिकित्सा में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री और 2017 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अगला देखिए, अगला नाम है शरद यादव का। याद रखिएगा, 12 जनवरी 2023 को पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव का निधन हो गया। वो 75 वर्ष की उम्र के थे। याद रखिएगा, शरद यादव 1989 में बीपी सिंह की सरकार में मंत्री थे और साथ ही साथ वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रह चुके थे। अभी 2018 में उन्होंने लोकतांत्रिक जनता दल का गठन किया था, जो बाद में मार्च 2020 में उन्होंने आरजेडी में उसका विलय कर दिया। याद रखिएगा, शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के गांव अखमाऊ में हुआ था। ठीक है? तो याद रखेंगे। अगला नाम है मीर बरकत अली खां का। याद रखिएगा, हैदराबाद रियासत के आखिरी और 8वें निजाम थे मीर बरकत अली खां। याद रखिएगा, इनका एक और नाम था मुकर्रम जाह बहादुर। इनका निधन हो गया 14 जनवरी 2023 को। याद रखिएगा, इनका निधन तुर्की के इस्तांबुल में हुआ था और जो मीर बरकत अली थे, ये चाहते थे कि इनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में हो, उसी के अकॉर्डिंग इनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में हो गया। इस प्रकार आप मीर बरकत अली के बारे में इतनी बात याद रखेंगे। अगला नाम है ल्यूसिल रैंडन का। याद रखिएगा, फ्रांस का एक शहर है जिसका नाम है टूलॉन और फ्रांस के टूलॉन शहर में विश्व के सबसे उम्रदराज महिला फ्रांसीसी जिसका नाम है ल्यूसिल रैंडन, उनका 118 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। याद रखिएगा, ल्यूसिल रैंडन का जन्म 1904 में फ्रांसीसी शहर एल्स में हुआ था। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि पिछले वर्ष विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जापान के केन तनाका की मृत्यु हो गई थी। जब केन तनाका की मृत्यु हुई तो उस समय वो 119 वर्ष की आयु के थे। क्लियर है? तो आप दोनों नाम याद रखेंगे, ल्यूसिल रैंडन का जो कि फ्रांसीसी महिला है और इनका निधन 118 वर्ष में हुआ, और पिछले वर्ष केन तनाका का निधन हुआ था, वो 119 वर्ष के थे और जापान के थे। अगला है नील मणि फुकन। याद रखिएगा, असमी भाषा के बहुत जाने माने कवि हैं, उनका नाम है नीलामणि फुकन। उनका 89 ईयर में निधन हो गया। याद रखिएगा, 11 अप्रैल 2022 को गुवाहाटी में वर्ष 2021 के भारत के सबसे बड़े साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें पुरस्कृत किया गया था। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो नीलामणि फुकन है, ये असम के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे व्यक्ति थे। इनके पहले मामोनी रोइसोम गोस्वामी को और बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है और असम से ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है तीसरा वो मिला है नीलामणि फुकन को। याद रखिएगा 1981 में कविता संग्रह कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1990 में फुकन को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला नाम है बालकृष्ण दोषी का। याद रखिएगा बालकृष्ण दोषी एक मशहूर आर्किटेक्ट हैं और इनका 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। याद रखिएगा बालकृष्ण दोषी को मई 2022 में रॉयल गोल्ड से भी सम्मानित किया गया था। दोषी पहले भारतीय वास्तुकार थे जिन्हें वास्तुकला के क्षेत्र में नोबल कहे जाने वाले पुरस्कार प्रितिजिकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा ये जो बालकृष्ण दोषी थे इनका जन्म 1927 को महाराष्ट्र के पुणे में फर्नीचर बनाने वाले एक परिवार में हुआ था। क्लियर है? तो इतनी बात आप यहाँ पर बालकृष्ण दोषी के संदर्भ में याद रखेंगे। इस प्रकार आज यहीं पर कंप्लीट होता है करंट। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।